हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ बीपीएस 184 का मोस्ट क्वेश्चन आंसर। आपका ये टाइटल है संभारण प्रबंधन। तो ये संभारण प्रबंधन को अगर सही समझ जाएंगे तो ये पूरा चैप्टर, पूरा बुक पर अच्छा समझ में आएगा, पूरा कोड अच्छा समझ में आएगा। संभारण प्रबंधन क्या होता है। और आप चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको पता है ना कि मेरे से सेट क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, सो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। इंडिया में किस सिटी से देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संभारण प्रबंधन वो होता है ना, जब हम लोग कोई भी वस्तु या सेवाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ना। मान लो ये पटना है, ठीक है, और ये दिल्ली है। तो कोई सामान को पटना से दिल्ली हम लोग लेके जाते हैं, बट लेके जाते हैं जिस माध्यम से, लेके किस जाते हैं, या तो ट्रक से लेके जाते हैं, है ना, या फिर हम लोग ट्रेन से लेके जाते हैं। ट्रक हुआ, ट्रेन हुआ, ठीक है, ट्रक से ले जाते हैं, ट्रेन से ले जाते हैं, या फिर देखिए अलग अलग तरीके से है। बहुत सारी चीज ऐसे हैं जिसके माध्यम से बहुत कुछ भी आप ले लो, है ना, एरोप्लेन से भी लेके जाते हैं बहुत सारा सामान, ठीक है। तो ऐसा होता है ना कि हम जिस किसी भी माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह वस्तु या सेवाओं को लेके जाते हैं, ठीक है। या फिर कोई अगर बिजनेस करता है तो वो माल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, माल एक जगह दूसरी जगह जाता है। तो यही क्रिया जो होता है स्टूडेंट्स, यही क्रिया कहलाता है संभारण। अब संभारण प्रबंधन, यही क्रिया संभारण प्रबंधन कहलाता है। अब संभारण प्रबंधन अगर समझ में आ गया तो पूरा बुक ही सब, पूरा चैप्टर ही, पूरा कोड ही समझ में आने वाला है। चलिए, तो ये है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ये कोई खेल नहीं है, ठीक है। अगर आप दिसंबर वाले एग्जाम को दे रहे हैं या फिर जून 26 वाले एग्जाम को देने वाले हैं, दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसे एक स्टूडेंट ने लिखा है, तो ये अपने राइटिंग से लिखा, बट जो भी लिखा है इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट लिखा, बहुत अच्छा लगा। सो अब मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, संभारण प्रबंधन के कार्य क्षेत्र तथा महत्व पर का परीक्षण कीजिए। तो संभारण प्रबंधन, सबसे पहले ये समझिए कि संभारण प्रबंधन होता क्या है। संभारण प्रबंधन का मतलब होता है माल और सेवाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मैंने आपको जैसे भी बताया, साथ ही सही समय, सही तरीके और कम लागत में पहुंचाना, ये होता है संभारण, ठीक है। अब इसके कार्य क्षेत्र की बात करें तो वो है स्टूडेंट्स, माल का परिवहन, भंडारण का परिवहन, पैकेजिंग का परिवहन, सामग्री का प्रबंधन, सूचना और ऑर्डर ट्रैकिंग, ग्राहक सेवा। तो ये सब क्या भाई, संभारण के कार्य क्षेत्र हो गए। अब महत्व की बात करें तो भैया संभारण से क्या होता है, समय और लागत की बचत होती है, ग्राहकों को संतुष्टि मिलता है, व्यवस्था में तेजी से दक्षता आती है, प्रतिस्पर्धा में बढ़त होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये समझ गए, ये पॉइंट है आपके, ये सब जो देखो ये दोनों पॉइंट है। ये माल का परिवहन है ना, कोई सामान को एक जगह दूसरे जगह लेना, तो माल का परिवहन में आप एक पॉइंट है, ये पॉइंट को मिला के बहुत सारा लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट को दिमाग रख के बहुत सारा पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। ये महत्व भी आपको पॉइंट दिया है, इसकी मदद से आप 4-5 लाइन 6 लाइन जो भी लिखना है लिख सकते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट आप 10 नंबर का लिख सकते हैं। देखिए, ये जो आपका एग्जाम होता है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, ये जो एग्जाम होता है बीपीएस 184, वो आपका स्टूडेंट्स 50 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। 50 मार्क्स के होते हैं, और अधिकतम जो टाइम है लेता है इसमें 2 घंटे का समय आपको मिलता है, 2 आवर्स का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि 50 मार्क्स के होते हैं तो 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
ये आप समझ चुके हैं। और आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सामग्री हैंडलिंग के महत्व को उजागर कीजिए। सामग्री हैंडलिंग के महत्व को समझिए। देखिए, इसका अर्थ होता है माल या सामान को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित, कुशल और व्यवस्थित ढंग से ले जाना, उठाना या स्टोर करना। इनकी महत्व की बात करें स्टूडेंट्स, वो है उत्पादन में गति लाता है, सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, श्रम और समय की बचत करता है, कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये छोटा-छोटा पॉइंट दिया हूँ, हिंट समझ लो। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि हरित संभारण पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए, हरित संभारण का मतलब है सामान के परिवहन, भंडारण और वितरण की ऐसी प्रक्रिया अपनाना जो पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो और प्रकृति संसाधन की बचत हो। समझ में आ गया? हरित पर्यावरण से क्या है कि भाई वो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, उसमें धुआँ नहीं निकलता। ऐसे तरीके से लेके जाते हैं, है ना? माल और सेवाओं का ऐसा उपयोग करते हैं, इधर-उधर से लेके जाते हैं, जिसमें धुआँ, प्रदूषण नहीं फैलता, ठीक है? और जिससे जिससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होते हैं। विशेषता है कि ईंधन की बचत और कम प्रदूषण होता है, अस्थायी विकास को बढ़ावा मिलता है, डिजिटल सिस्टम का प्रयोग होता है, ऊर्जा की कुशलतापूर्वक खपत होती है। निष्कर्ष ये समझिए कि भैया हरित संभारण आज के समय की ज़रूरत है। यह न केवल पर्यावरण की सुरक्षा होता करता है, बल्कि लंबे समय में लागत भी बचाता है और कंपनियों की छवि को बेहतर बनाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है, आपूर्ति श्रृंखला के में नवाचार, है ना? तो नया विचार, नया प्रक्रिया के प्रभाव की क्या कीजिए व्याख्या कीजिए। आपूर्ति श्रृंखला में नवाचार का मतलब है नई तकनीकें, आधुनिक तरीकों और स्मार्ट समाधानों को अपनाकर पूरी तरह सप्लाई प्रक्रिया को बेहतर बनाना। नवाचार के प्रभाव की बात करें, वो होता है गति और दक्षता में सुधार। जैसे कि ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और एआई जैसी तकनीकों से माल जल्दी और सटीक ढंग से पहुंचता है। लागत में कमी, संसाधनों और सही उपयोग होने से खर्च घटता है। पर्यावरण संरक्षण, हरित तकनीकें अपनाने से प्रदूषण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूचना और प्रौद्योगिकी और सूचना प्रणाली की संभारण प्रबंधन से में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। टिप्पणी कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी और सूचना प्रणाली में माल की सही समय पर पहुंचाना आसान हो गया है। इससे यह पता चलता है कि सामान कहाँ कितना स्टॉक बचा है और कब कहाँ भेजना है। कंप्यूटर, इंटरनेट, जीपीएस और बारकोड जैसी चीजों से कम तेजी से सटीक होता है। इससे साथ-साथ इससे समय, पैसा और मेहनत तीनों की बचत होती है। इसलिए आज के समय में आईटी और सूचना प्रणाली संभालन के लिए बहुत ज़रूरी हो गई है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट 6 है। वस्तु सूची नियंत्रण के वैचारिक ढांचे तथा तकनीकों का वर्णन कीजिए। वस्तु सूची नियंत्रण का मतलब है स्टॉक को इस तरह संभालना कि ना तो ज़रूरत से ज़्यादा सामान हो और ना ही कमी हो। इसका मुख्य उद्देश्य है लागत कम करना और समय पर माल को उपलब्ध कराना। वैचारिक ढांचा की बात करें तो मांग का अनुमान लगाना, सही समय पर ऑर्डर देना, खर्च और स्टॉक से संतुलन करना। प्रमुख तकनीक की बात करें तो एबीसी विश्लेषण, महत्व के अनुसार सामान का वर्गीकरण। वीईटी विश्लेषण, उपयोगिता के अनुसार वर्गीकरण। ईओक्यू एक बार में कितनी मात्रा मांगा है। जेआईटी जरूरत के अनुसार समय पर सामान मंगाना। फीफो या लिफो, इससे जो सामान पहले खरीदा या स्टोर किया जाता है, उसे पहले बाहर निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट्स आया, संभारण में परिवहन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। परिवहन संभारण प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका काम सामान को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित समय और कम लागत में पहुंचाना होता है। परिवहन की भूमिकाएं माल की आवाजाही, आना जाना सुनिश्चित करना, कच्चे माल तैयार
उत्पाद को सही जगह पहुंचाना, समय की बचत, लागत को नियंत्रित करता है, बाजार तक पहुंच बढ़ाता है, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाता है। परिवहन के लिए जितना बिना संभारण अधूरा होता है, परिवहन के लिए बिना संभारण अधूरा होता है ना। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट्स 8 है। भारत में संभारण क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। भारत में संभारण क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां हैं जो इसकी गति को धीमा कर देती है। प्रमुख चुनौतियां कमजोर ढांचागत व्यवस्था, जिसमें सड़क, गोदाम और रेलवे जैसे संसाधनों की कमी या खराब स्थिति। अधिक लागत, तेल की कीमतें, टैक्स और खराब रूट प्लानिंग से खर्च ज्यादा आता है। तकनीक की कमी, पर्यावरण की समस्याएं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट्स 9 है। गोदाम एक महत्वपूर्ण सेवा कार्य है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। गोदाम एक ऐसी जगह है जहां माल को सुरक्षित तरीके से संग्रहित किया जाता है जब तक उसकी जरूरत ना हो। इसलिए यह केवल माल रखने की जगह ही नहीं बल्कि एक जरूरी सेवा है जो पूरे संभरण में अहम भूमिका निभाता है। गोदाम को क्यों एक सेवा कार्य है, देखिए। इसमें माल की सुरक्षा होती है, मांग और आपूर्ति में संतुलन रहता है, समय पर डिलीवरी में मदद होती है, उत्पादन में निरंतरता आती है, कीमत नियंत्रण करना होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, देखो। अच्छा, माल की सुरक्षा, अच्छा वही चीज हम 2 बार लिख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर वायु तथा जल प्रदूषण, ये टिप्पणी टाइप है के क्वेश्चन है जिस जो 5 नंबर 6 नंबर के कभी कभी पूछे जाते हैं। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण पर्यावरण की 2 बड़ी समस्याएं हैं जो न केवल प्रकृति को हानि पहुंचाती है बल्कि मनुष्य, पशु पक्षियों और सभी जीवों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वायु प्रदूषण जब हानिकारक गैस, धूल, धुआं और रसायन वायुमंडल में मिल जाते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं, है ना। मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं, जंगलों की कटाई और आग लगना, कचरे का जलाना, पटाखों का प्रयोग, फैक्ट्रियों को चिमनी से निकालने वाला रसायन, है ना। प्रभाव की बात करें तो भाई सांस लेने में कठिनाई होती है, दमा, कैंसर, फेफड़ों की बीमारियां इससे होती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, ओजोन परत का नुकसान होता है। जल प्रदूषण की बात करें, जब गंदे रसायन, प्लास्टिक, कचरा, सीवेज आदि जल स्रोतों में मिलते हैं, है ना, मतलब नदियों में बहा लोग जाते हैं गंदगी सबको, तो जल इससे क्या होता है, प्रदूषित होता है, जिससे मछलियां मरती है, जिससे जलीय जानवर को बहुत नुकसान होता है। कारण उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी, यही तो जाता है जल प्रदूषण करता है। घरेलू नदियों का पानी सीधे नदियों को नदियों में छोड़ा जाता है। खेतों में रसायन और कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। धार्मिक कार्यों के बाद मूर्तियां और फूल के पत्ते को जल में बहाया जाता है। प्रभाव, पीने के पानी की कमी, जल जनित रोग जैसे हैजा, टाइफाइड, डायरिया, जलीय जीवों की मृत्यु होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टिप्पणी टाइप का कि संभारण, यहाँ पे संभावन नहीं, संभारण प्रबंधन का कार्य क्षेत्र। भैया ये हम लोग ऊपर भी देख चुके थे, है ना। ये पढ़ लीजिए। हरित संवहन की चुनौती, तो ये भी हम लोग ऊपर में देख चुके हैं। फिर भी देखिए, संवहन की चुनौतियां। हरित संवहन यानी पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली, इसमें सार्वजनिक वाहन, साइकिल, पैदल चलना, इलेक्ट्रॉनिक वाहन आदि आते हैं। मुख्य चुनौतियां, ढांचा की कमी, मतलब स्ट्रक्चर की कमी, हर जगह चार्जिंग स्टेशन आदि नहीं है। महंगे वाहन, इलेक्ट्रॉनिक और अ, हाइड्रोजन वाहन आम लोगों के लिए महंगे हैं। जागरूकता की कमी, लोग अभी भी पारंपरिक पेट्रोल डीजल वाहनों की प्राथमिकता देते हैं। नीतियों का अभाव, रखरखाव और तकनीकों की दिक्कतें। अब आपके सामने इसमें क्वेश्चन आया है, पश्चिम एशिया में कृषि की शुरुआत, इस पर टिप्पणी। कृषि की शुरुआत सबसे पहले पश्चिम एशिया में हुई। लोग गेहूं, जौ उगाने लगे और जानवर पालने लगे। यहीं से गांव और सभ्यता क्या हो गई स्टूडेंट्स, शुरू हो गई। परिवहन के इसमें प्रकार देखते हैं। परिवहन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं, मनुष्यों और सेवाओं को आना जाना, है ना, लेके जाना, लेके आना। इसके 3 मुख्य कार्य हैं, स्थलीय सड़क, रेलगाड़ी। स्थलीय सड़क, जल परिवहन में नाव जहाज आता है, वायु परिवहन में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर आते हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें जीव और उनके पर्यावरण एक जगह से एक एक दूसरे जगह जुड़े होते हैं। मुख्य घटक जैविक घटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, अजैविक घटक, सूरज की रोशनी, जल, वायु, मृदा, तापमान आदि। पारिस्थितिकी तंत्र का कार्य, तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आपका है 16। तो इसके कार्य है ऊर्जा और पोषक तत्वों का प्रवाह, जीवन में संतुलन बनाए रखना, मृत जीवों को विघटित करना। इस तरह से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने करवा दिया। आप लोगों का फर्ज बनता है भैया कि फ्री पीडीएफ है, ये आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम में। लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। ये कहाँ मिलेंगे स्टूडेंट्स? टेलीग्राम में मिलेंगे, जिसमें अगर पासवर्ड लगा हो तो पासवर्ड को आप इंस्टा में मांगेंगे। ये पासवर्ड इंस्टा में मिलेगा। आप लोग बेवकूफ़ी नहीं करना कि टेलीग्राम में पासवर्ड मांगने की कोशिश करना। टेलीग्राम में मांगोगे आपको नहीं मिलेगा, और पासवर्ड मांगने के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा कि आप चलाते हैं या नहीं चलाते हैं। आप नहीं चलाते हैं, किसी और से ले सकते हैं, भाई से, बहन से, मामा से, मम्मी से, चाचा से, चाची से, दादा से, दादी से, किसी से भी ले सकते हैं। ठीक है, दोस्तों से, भाई बात खत्म। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।